हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 12 दिसंबर है और 11 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेरे लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे लेक्चर्स बहुत सिंपल और हैंड रिटन नोट्स है जो कि इजी फॉर्मेट में है। आपको ये लेक्चर्स इसलिए पसंद आएंगे क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो 60 मिनट की मिलती है, यहाँ पे आपको 30 मिनट्स में मिल जाएगी। मतलब आपका टाइम भी सेव हो जाएगा विथ इफेक्टिव नोट्स के साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे सब विश करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें आई है न्यूज़ में, तो मैं आपको सबसे पहले नंबर वाइज चलते हैं। नेवी प्लान्स टू गेट अंडर सी चैरियट्स मेड इन इंडिया फॉर स्पेशल ऑपरेशन। तो अभी क्या प्लान बन रहा है कि हम एक अंडर सी चैरियट को डेवलप करें। अंडर सी चैरियट कैसे होती है कि जैसे एक तो होती है सबमरीन जो कि बहुत लंबी होती है, लेकिन चैरियट कितनी होती है, छोटी सी होती है, जिसके अंदर 6 आदमी बैठ सकते हैं। 6 मतलब क्रू टाइप की होती है जिसमें 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं और सिलेंडर रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो उसके अंदर मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, विपन्स होंगे, जिसका फायदा उठा कि हम एनिमी पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चैरियट हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ लो अंडर वाटर चैरियट क्या होती है। तो इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू एक्वायर इंडिजीनियसली मेड स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स, ऑल्सो नोन है, जिसको अंडर वाटर चैरियट भी बोला जाता है और मिडजेट सबमरीन भी बोला जाता है। मिडजेट सबमरीन यानी छोटी सबमरीन बोला जाता है। उसके अलावा मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स मरीन कमांडो, जो हमारी मार्कोस है, जिसको मार्कोस बोला जाता है, उस कमांडो की और जो उस फोर्स है कमांडो फोर्स, मरीन कमांडो फोर्स, उसकी एफिशिएंसी को मजबूत करने का काम भी करेगी ये कैपेबिलिटी को। उसके बाद दी चैरियट्स विल बी पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरीज, यानी एक लिथियम आयन बैटरीज होती है, उनका यूज किया जाता है इन चैरियट्स के अंदर। टू कैरी ए क्रू ऑफ 6%, उसके अंदर 6% का क्रू यूज किया जाता है, मतलब 6% बैठ सकते हैं इसके अंदर। और बिगर सिलेंडर भी रखा जा सकता है, ताकि क्या हो सकता है कि अगर जमीन के मतलब पानी के अंदर भी जाए वो, तो बहुत टाइम तक, लॉन्ग रन तक, लंबे टाइम तक वो उसके अंदर रह सकती है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि बहुत दिनों तक रह सकती है। उससे बेनिफिट यही मिलेगा कि अगर कोई एनिमी है, और ऐसे बहुत सारे जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत कम पानी है, वहाँ सबमरीन नहीं जा सकती है, तो उस केस में ये चैरियट वहाँ चली जाएगी और एनिमी पर अटैक कर सकती है। ठीक है। उसके बाद स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्गर आवर्स, अंडर वाटर में लॉन्गर आवर्स तक रह सकती है। हाईली स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय एडवांस नेवीज इन द वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी मतलब चैरियट्स है जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड है और बहुत बड़े बड़े देशों के द्वारा इसको यूज किया जाता है। चलो ठीक है, ये भी देख लिया। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल भी बोला जाता है। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल किसका मतलब ये होता है कि यहाँ से शिप को लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन को लॉन्च किया जा सकता है, मतलब इसमें इतनी कैपेसिटी, इसमें इतना ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जाएगा। इन वर्ल्ड वॉर 2 मेन्ड ह्यूमन टोरपेडो, जो टोरपेडो होता है, वर रेफर टू ए चैरियट्स। तो अब इस चीज़ को समझो, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड होता है उसके अंदर ह्यूमन जो मतलब टोरपेडो होता है उसको रेफर किया जाता है एज ए चैरियट। अब इस चीज़ को देख लो कि क्या होता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी समझाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक टोरपेडो यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था? टोरपेडो। उसको क्या बोला जाता है? वो एक तरह से चैरियट की तरह ही था। तो आप सोचिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1941, 2, 3 इनकी बात है, उस टाइम पे आप सोचिए कि चैरियट यूज किया जाता था। मतलब उसका उस टाइम उसका नाम टोरपेडो था, अभी चैरियट बोलने लग गए हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है? तो शेलो वाटर यानी जो थोड़ा सा पानी होता है उसके अंदर भी सर्विलेंस किया जा सकता है, एनिमी की शिप्स पर अटैक किया जा सकता है, मरीन कमांडो की हेल्प करता है ताकि हम एनिमी शिप्स के नियर बाई पहुंच सके। क्योंकि देखो सबमरीन तो नियर बाई नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पानी अगर कम होता है तो नहीं पहुंच सकती। उसके लिए स्पेसिफिकली समुद्र ही चाहिए जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये तो छोटे छोटे एरिया के अंदर भी जा सकती है, तो ये फायदा मिल जाएगा। यूज ऑफ चैरियट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर चैरियट्स का यूज कैसे हो सकता है? तो अभी कोई विशेष इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई स्पेशली यूज तो किया नहीं जा रहा है अभी तो, बट उसकी इन्फॉर्मेशन अभी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है और एक्चुअल में होगी तो लोगों हमको पता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें डिफेंस मिनिस्ट्री की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट रहती है। तो इटालियन मेड एक चैरियट्स है, उसको यूज किया जाएगा नेवी के द्वारा फॉर सम ईयर्स। कहने का मतलब ये कि एक इटालियन मेड चैरियट थी जिसको यूज किया गया था सम ईयर्स के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ कुछ सोर्सेज से मिली है कि ऐसा कुछ यूज किया गया था, लेकिन अब ये सही है गलत है क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो अभी इंडिया के अंदर जो चैरियट्स का यूज होता है उसका तो अपने को भविष्य में ही पता चलेगा, और अभी जैसे जैसे धीरे धीरे ये वाली जो चैरियट है जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड, उसका बाद में यूज कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इसके साथ साथ में हम ये भी पढ़ लेते हैं मरीन कमांडो क्या होते हैं, मार्कोस। तो ये एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है इंडियन नेवी की, जो कंडक्ट करती है ऑपरेशन एयर के अंदर, वाटर के अंदर और लैंड के अंदर। एयर, वाटर, लैंड, जहाँ पर भी ऑपरेशन करना हो, इंडियन नेवी की ये स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। मार्कोस को फाउंड किया गया था फरवरी 1987 में, याद रखना है फरवरी 1987 में इसको डेवलप किया गया था, और इसको मरीन कमांडो फोर्स भी बोला जाता है। फंक्शंस होता है मरीन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर, रेस्क्यू मिशंस और रेड्स। अब क्या क्या? एक तो मेरी टाइम वॉरफेयर यानी सुरक्षा का काम करना, काउंटर टेररिज्म यानी जो आतंकवाद है उसको काउंटर करना, वॉरफेयर यानी युद्ध के अंदर इसका भाग लिया जाता है, रेस्क्यू मिशंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा रेड्स यानी कहीं पे रेड मतलब डालनी है, या जैसे कोई स्मगलिंग हो रही है तो पानी के अंदर जाके उस स्मगलिंग को भी रोक सकते हैं, क्योंकि देखो पानी के ऊपर तो दिख जाती है शिप्स, लेकिन चैरियट्स अंदर की साइड में होगी तो पता नहीं चलेगा वैसा। चलो ये हो गया। अब एक होता है न्यूज सी गर्ल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी इमेज। इसको बोला जाता है सी गर्ल्स, दिख रहा है ये आपको? कितनी जोरदार लग रही है ये। तो ये सी गर्ल्स बोला जाता है इनको। अभी ये जो हमारे यमुना नदी है ताजमहल के पास में, वहाँ पर ये उसके ऊपर उड़ रही थी, तो अभी उसकी एक इमेज आई है द हिंदू के अंदर, तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सी गर्ल्स का मतलब क्या होता है?
तो उसके फीचर्स क्या होंगे? सी गुल्स आर नॉट जस्ट वाइट, ये केवल वाइट नहीं होती है, कभी कभी ये ग्रे हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लैक टिप्ड फेदर्स यानी इसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे भी हो सकते हैं। तो कितनी प्यारी लगेगी सोचिए आप। उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 40 मील पर आवर, यानी हर घंटे इसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 40 मील्स, इतनी इसकी स्पीड हो सकती है। पेडल एफिशिएंटली इन वाटर, वाटर के अंदर ये एक तरह से साइकिलिंग करते हैं ना, वैसे ये साइकिलिंग कर सकती है, इतनी इसकी एफिशिएंसी है। एक्सीलेंट विजन, देखने की क्षमता इसकी जोरदार होती है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक वर्ड है फोटो रिसेप्टर, क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर। इसके अंदर हाई नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स इन देयर आइज अलाउंग देम टू स्पॉट फूड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, यानी बहुत बड़ी ऊंचाई से भी एक छोटे से छोटे फूड को देख सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाई नंबर ऑफ फोटोसेप्टर सेल्स इसकी आइज के अंदर होते हैं। तो ये याद रखना, इसका क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दीज बर्ड्स पासेज ए यूनिक पेयर ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स अबव देयर आइज अलाउंग देम टू कंज्यूम सी वाटर। अब इस चीज़ को समझो, ये बर्ड्स होती है, इनके अंदर एक यूनिक पेयर का सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, उनकी आंखों के जस्ट पास में, उनकी आंखों के ऊपर एक सोल्ट ग्लैंड पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या पानी पी सकती है क्या समुद्र का? तो बिल्कुल पी सकती है। कैसे? क्योंकि देखो समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, हम तो पी नहीं सकते उसको, लेकिन सी का जो पानी होता है, इनकी आंखों में क्या होता है कि एक सी ग्लैंड सिस्टम लगा होता है। जैसे ये पानी पीने जाएगी, उस सी को, ये इनकी बॉडी के अंदर एक पार्ट है, जिससे तो जैसे पानी को मतलब अंदर जाएगा और धीरे धीरे वो जो नमक है, नमकीय ऑटोमेटिक जो सोल्ट वाला पानी है उसमें से सोल्ट उड़ जाएगा, मतलब इनके जो बॉडी के पार्ट के थ्रू सोल्ट तो बाहर निकल जाएगा और वो पानी वो आराम से पी सकते हैं, वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। ईट फिश, ये मछली खाती है, इंसेक्ट खाती है, और यहाँ तक कि जो इंसानों का फूड होता है नॉर्मल फूड उसको भी खा सकती है। तो इनका ये काम बहुत आराम का है, सी गुल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, अब एक न्यूज़ और पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये बहुत इंफॉर्मेशन काम की है। एक स्विट्जरलैंड नॉर्वे मिनिस्टर्स अराइविंग फॉर डायलॉग ऑन ट्रेड। तो अभी क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है, स्विट्जरलैंड नॉर्वे की मिनिस्टर्स आ रहे हैं? तो देखो अभी एक हमारा एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया और EFTA कंट्रीज। सबसे पहले EFTA का मतलब क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा, पहले एक देख लो। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूरोपियन, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। तो अभी इस चीज़ को देखो, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, वो एम्फेसाइज करते हैं, उन्होंने कहा कि हम एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने वाले हैं, किसके साथ में? इंडिया और EFTA कंट्रीज के बीच में। अब जो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज है वो कौन कौन सी? उसमें आइसलैंड आता है और लाइचेस्टाइन होता है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश है, उनके बीच में और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है। तो ये चलो अभी अपन आगे देखते हैं, इनका क्या है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू। इसको एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? टेपा एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? टेपा एग्रीमेंट। अभी EFTA क्या होता है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर जो इनकी सारे चारों देशों की जो गवर्नमेंट होती है वो मिलकर काम करती है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1960 के अंदर, एज एन अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक फॉर यूरोपियन स्टेट्स, जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए एक अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक के रूप में ये एस्टेब्लिश हुआ था। दैट वर अनेबल टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, यानी जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं कर पाई थी, उन्होंने क्या किया, एक अल्टरनेटिव रूट को डेवलप किया और उसका नाम है जो EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको डेवलप किया उन्होंने। और ये 4 कंट्रीज ही है उसके अंदर, आइसलैंड, लाइचेस्टाइन, मतलब जो लाइचेस्टाइन, मतलब इसी इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग टाइप का है तो इसको समझ लो, लिएस्टेनस्टीन, और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, चारों देश हो गए। अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, क्या ये जो हम टेपा एग्रीमेंट करने वाले हैं उसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स, इन जो चारों कंट्रीज के अंदर है स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ जस्ट ओवर 14 मिलियन ऑफ EFTA स्टेट्स, यानी जो चारों स्टेट है उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है? केवल 14 मिलियन बस, लेकिन ये हाईएस्ट है इनोवेशन के अंदर, कंपिटिटिवनेस के अंदर, वेल्थ के अंदर, क्रिएशन के अंदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, और जो उनका जीवन जीने का स्टैंडर्ड है वो बहुत बेस्ट है, इनोवेशन सारी चीज़ों में बेस्ट है। वर्ल्ड की जो मतलब हम बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लीडर्स, और बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ से? इन चारों देशों से हैं, आप सोचिए। अब ये 10th लार्जेस्ट मर्केंडाइज ट्रेडर्स है। अब इस चीज़ को समझो, ट्रेड क्या है? EFTA जो भी कंट्रीज है उसके अंदर ये चारों कंट्रीज का मिला के ये वर्ल्ड के अंदर 10वें नंबर की लार्जेस्ट मर्केंडाइल ट्रेडर्स है, 8वें नंबर की लार्जेस्ट सर्विस ट्रेडर्स है, मतलब इतनी बड़ी इनकी भूमिका है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, $1 1.3 ट्रिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। वर्ल्ड के अंदर इनकी जो भी कंपनीज है, जो EFTA कंपनीज है, वो वर्ल्ड लीडर्स है किसमें? फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, जो भी बड़े बड़े सेक्टर्स है उसके अंदर इनकी जो कंपनीज है इन देशों की, वो वर्ल्ड के अंदर लीडिंग बॉडीज है, वर्ल्ड के अंदर लीड कर रही है। अब आप समझिए, EFTA की ट्रेड एग्रीमेंट की हिस्ट्री देख लीजिए और इनका जो ट्रेड रिकॉर्ड है कि इन्होंने जिन जिन कंट्रीज के साथ में EFTA ने जो कंट्रीज है उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उन सारी कंट्रीज को म्यूचुअली बेनिफिट मिला है। म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद 40 पार्टनर्स कंट्रीज कवरिंग 29 FTA, यानी इन्होंने 40 कंट्रियों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं। कितने? 29 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वो सब ट्रैक रिकॉर्ड देखो बहुत शानदार है इनका। ठीक है, उसके बाद 22% ऑफ EFTA स्टेट्स इंपोर्ट फ्रॉम दीज पार्टनर्स, यानी जो EFTA कंट्रीज है उनमें से 22% तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दीज पार्टनर्स, यानी जो इनके पार्टनर्स है उनसे 22% इंपोर्ट करते हैं। हांगकॉन्ग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और FTA पार्टनर्स ऑफ EFTA। अब इस चीज़ को समझ लो, एक तो हो गया हांगकॉन्ग, एक हो गया इंडोनेशिया, एक साउथ कोरिया, एक सिंगापुर, ये चारों देश है
इनके साथ में इन्होंने ये इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स बने हुए हैं, मतलब उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है और इन दोनों देशों को बेनिफिट मिल रहा है। इन चारों को तो मिल ही रहा है, साथ में इन चारों कंट्रीज, दोनों साइड की जो चारों कंट्रीज है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो दोनों ने जॉब के अंदर फायदा मिल रहा है, दोनों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में फायदा मिल रहा है क्योंकि इनके अंदर सारी कंपनीज वर्ल्ड में लीडिंग मतलब है, इनोवेशन के अंदर फायदा मिल रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब टेपा एग्रीमेंट देख लो, इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या है टेपा एग्रीमेंट का मतलब, देखो मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, 1 सेकंड। टेपा एग्रीमेंट का मतलब होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ब्रॉड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे ट्रेड इन गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट हो गया और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो गया। तो इस तरह की जो ब्रॉड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको मैनेज मतलब इसके अंदर कवर किया जाता है इस टेपा एग्रीमेंट के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है दोनों देशों के बीच की कंपनियों के बीच में, उस केस में क्या होगा, वहां पर एक आर्बिट्रल जो हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं सेटलमेंट होगा, सिर्फ नॉर्मल उनके मेडिएशन के थ्रू सेटलमेंट हो सकता है। तो प्रॉपर्ली इससे रिलेटेड भी उन्होंने टर्म्स कंडीशन डाल रखी है। म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट्स की बात की जाती है, ना कि वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं है। जैसे कि जॉब का ऑप्शन मिलेगा तो दोनों देशों को मिलेगा, अगर कुछ और भी अपॉर्चुनिटी होगी तो दोनों देशों के लिए होगी। स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस, किसके लिए, लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के लिए भी स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस इसके अंदर है टेपा एग्रीमेंट में। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड जेंडर इक्वलिटी, ये एग्रीमेंट जेंडर इक्वलिटी पे भी फोकस करता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच में मजबूत पार्टनरशिप हो उसको बढ़ावा देने का काम भी करता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी विद EFTA कंट्रीज, यानी जो EFTA कंट्रीज है चारों कंट्रीज, उसके अंदर क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा आगे है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, अगर इंडिया चाहे तो उसका पूरा बेनिफिट ले सकता है। मार्केट एक्सेस टू बोथ साइड, यानी बोथ साइड के मार्केट का एक्सेस हो जाएगा। अगर इंडिया इनसे एग्रीमेंट करता है तो इंडिया वाला जो बहुत बड़ा मार्केट है इन कंट्रीज को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, मसाले बिकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भारत की बिकेगी, तो भारत को भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर पैसा बहुत सारा है, वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करेंगे। उससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, हमारे देश के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, और जो हमारे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, जो भी ये ड्रीम्स है वो सब पूरे हो जाएंगे। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, यानी EFTA कंट्रीज आर वेरी फॉरवर्ड इन दिस सेक्टर। अब इस चीज़ को समझो, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, जैसे कि सोलर हो गया, हवा, पवन चक्की हो गया, इन जो भी इन सोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो EFTA कंट्रीज है वो वेरी फॉरवर्ड होती है इन दिस सेक्टर के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर वेरी फॉरवर्ड होती है। अब अदर पॉइंट्स भी देख लो साथ के साथ। EFTA इज द इंडियाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये तो हमने समझ लिया, टेपा एग्रीमेंट के फायदे मैंने समझा दिए। अब देखो EFTA जो कंट्रीज है वो इंडिया का 9वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टेक्सटाइल, केमिकल, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। किसका किसका, एक तो टेक्सटाइल का, केमिकल का, जेम्स का, ज्वेलरी का, मशीनरी का, ठीक है, ये टॉपिक भी देख लिया। अब ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, पर इसके अंदर 4 कंट्रीज है, उनके साथ में पर्सनल कुछ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप भी है, उसको भी देख लेते हैं। इंडिया की स्विट्जरलैंड के साथ कैसी रिलेशनशिप है, एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन साइन कर रखा है हमने स्विट्जरलैंड के साथ में। इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम भी एक साइन कर रखा है, क्या नाम है, इंडो स्विस जॉइंट फोरम जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, याद रखना है आपको। स्विट्जरलैंड इंडिया का 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, यानी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है तो 12वां जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो स्विट्जरलैंड से आता है, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा है और वो अपनी वेल्थ को कहाँ पर, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। चलो ठीक है। इंडिया एंड नॉर्वे का रिलेशन देख लो, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस चीज़ को समझो साथ के साथ। इंडिया और नॉर्वे ने एक टास्क फोर्स एस्टेब्लिश कर रखी है, किसके लिए, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी, यानी जो समुद्र से रिलेटेड इकोनॉमी है, मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नॉर्वेन पेंशन फंड ग्लोबल इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर, जो नॉर्वे का जो पेंशन फंड बना हुआ है, पेंशन फंड ग्लोबल, वो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर है। मतलब बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर कौन है, नॉर्वेयन पेंशन फंड ग्लोबल। और 100 नॉर्वे की जो बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा कंपनियां उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और वहाँ की 100 से भी ज़्यादा कंपनियां इंडिया के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो अपने आप में हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है, तो हमने उनके सेफ ट्रेड रिलेशन को भी साथ के साथ देख लिया है। अब 2 चीज़ें, एक तो इंडिया और आइसलैंड रिलेशन, और एक इंडिया और लिechtenstein रिलेशन। इन दोनों की एक पहले खास बात बता देता हूँ, दोनों ही परमानेंट मेंबरशिप, हमारी जो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप है UNSC, उसके सपोर्टर है। ये चीज़ बता दी आपको दोनों देशों की। इन्होंने हमारा आइसलैंड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुआ, 1972 के अंदर। इंडिया और आइसलैंड शेयर करते हैं कॉमन वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों के अंदर, दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी है, याद रखना। सपोर्टर फॉर ए परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कोऑपरेट करता है ट्रेड के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, एजुकेशन में, कल्चर में एंड डेवलपमेंट में। एक तो ट्रेड हो गया, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया एंड डेवलपमेंट। इन सारे सेक्टर्स में कोऑपरेट करने का काम किसका होता है, ये दोनों ही देश मिलकर करते हैं। और एक DTAA एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी जिसके कारण क्या होगा, टैक्स की चोरी को, डबल टैक्स नहीं लगे एक ही इनकम पर, तो उसके लिए DTAA की प्रोविजंस को भी डाला गया है। तो ये दोनों देशों में है। और सेम DTAA इंडिया और जो लिechtenstein
मतलब है देश, उसके साथ में भी है। इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ही अलग टाइप का है। चलो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों के बीच में। बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन द टू कंट्रीज $1.59 मिलियन इन 2016-17 की बात है। हाई लेवल विजिट्स टू स्ट्रेंथन देयर टाइज, और वहाँ पर हाई लेवल विजिट्स भी होती है कभी कभी, ताकि उन दोनों की जो हमारे देशों की टाइज मजबूत हो जाए। DTAA एग्रीमेंट है और परमानेंट सीट का सपोर्टर है। हमने इंडिया स्विट्जरलैंड रिलेशनशिप, आइसलैंड रिलेशनशिप, सारी रिलेशनशिप देख ली। EFTA मतलब जो कंट्रीज है उनको भी देख लिया, टेपा एग्रीमेंट को भी देख लिया, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो भी हमने समझ लिया। इस तरह हमने सारी चीज़ें देख ली है। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो, बहुत शानदार टॉपिक है। 21.15 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर PM विश्वकर्मा स्कीम सेज स्किल मिनिस्ट्री। स्किल मिनिस्ट्री का बोलना है कि जो PM विश्वकर्मा स्कीम है उसके अंदर 21.15 लाख एप्लीकेशन आई है। चलो, तो PM विश्वकर्मा स्कीम क्या है उसको समझा देता हूँ। पहला, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसके अंदर सारा पैसा कौन इन्वेस्ट करेंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। कितना फाइनेंशियल बजट कितना है, 13,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का। उसके अंदर क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। यानी एक तो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के जो क्राफ्ट्स पीपल है और आर्टिसंस है उनको सपोर्ट करने का काम किसके अंदर है, PM विश्वकर्मा स्कीम के अंदर। 18 ट्रेडर्स कवर है इसके अंदर। एक तो कारपेंटर होते हैं, एक बोट मेकर जो ये बोट बनाने का काम करते हैं, आर्मियर हो गया, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार हो गया, हेमर यानी जो हथौड़ा मारते हैं, और उसके अलावा लेग्ड मतलब क्या नाम है, लोक्ड मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोटर, स्कल्पचर यानी जो ये स्टोन वाला काम करते हैं, कोबलर हो गया, बास्केट मेकर जो बास्केट बनाते हैं, मासन और डोल मेकर, टॉय मेकर, बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, और गार्लैंड यानी फूल माला को बनाने वाले, टेलर हो गया, फिशिंग नेट मेकर। इस तरह के जो विश्वकर्मा यानी जो निर्माता है, जो कि छोटी चीज़ों की निर्माता है, उनको विश्वकर्मा बोला गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और उसी के बेसिस पर PM विश्वकर्मा स्कीम को डेवलप किया गया है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना है आपको। इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अप टू 1 लाख रुपए तक का। फर्स्ट ट्रेंच यानी पहली बार तो 1 लाख का सपोर्ट किया जाएगा, दूसरी बार में 2 लाख का सपोर्ट किया जाएगा, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, ओनली 5%। यानी 5% पर सिर्फ लोन दिया जाएगा। जो ये हमारे स्कल्पचर जो कारपेंटर्स है उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख और 2 लाख का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 5%। स्किल अपग्रेडेशन टूल किट इंसेंटिव, एक तो स्किल को अपग्रेड करना, ये काम किनका है, इनका है। और टूल किट इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा विश्वकर्मा को। जो विश्वकर्मा लोग हैं, ये 18 टाइप की जो मतलब पीपल है, उन सबको एक तरह से सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उन लोगों के अंदर स्किल डेवलप की जाएगी और देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। चलो, ये टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक समझो, इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा। ये अच्छा टॉपिक है, इसको समझ लो। इसमें ऑथर कहना चाहता है इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा, यानी अभी एक मतलब एडिटोरियल आया है, अच्छा है एडिटोरियल, समझ लो इसको कि इंडिया के सामने क्या क्या डिलेमा है नेबरहुड से रिलेटेड। तो पहला है पॉलिटिकल डिलेमा, उसके अंदर एंटी इंडिया रेजिम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राइज ऑफ पॉलिटिकली एंटी इंडिया रेजिम इन साउथ एशिया एग्जांपल मोल्दीव। अब इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो हमारे देश के सामने क्या क्या डिलेमा है उसको देखो। उसके अंदर पहली डिलेमा है पॉलिटिकल डिलेमा, दूसरी डिलेमा है स्ट्रक्चरल डिलेमा, और तीसरी है नॉर्मेटिव डिलेमा। और ये सब किसने बताया है, ऑथर ने बताया है एडिटोरियल में। तो पॉलिटिकल डिलेमा में क्या क्या डिलेमा है, एंटी इंडिया रेजिम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा। जैसे अभी क्या होता है, मालदीव है, इसके अंदर अभी नई सरकार बन गई है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने आते पहले काम ये किया, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की सेना है वो मालदीव खाली कर दे। तो अगर मालदीव खाली कर देंगे तो राइज ऑफ पॉलिटिकली एंटी इंडिया रेजिम इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर एक एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। जैसे जैसे सरकार चेंज होता है किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी देश के अंदर तकलीफ आ जाती है। पोटेंशियल आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, इसमें भी समझ लो। जैसे बांग्लादेश है, उसके अंदर अभी तो जो महबूबा मुफ्ती है उनकी सरकार है, वो क्या प्रो इंडिया सरकार है। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा और अब जो सरकार बनने की पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, जो कि एंटी इंडिया है और प्रो चाइना गवर्नमेंट है। अब आप सोचिए, अगर वो चाइना के पक्ष में बोलेगी तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब होंगे, तो धीरे धीरे चाइना का तो एग्जिस्टेंस और बढ़ जाएगा 5 सालों में, तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अपकमिंग इलेक्शन इन बांग्लादेश, एंटी इंडिया फिलोसॉफी पार्टी, उनकी पार्टी की फिलोसॉफी एंटी इंडिया चलती है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि हमास जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके लिए भी बहुत सारी पार्टियों ने इंडिया के अंदर भी उनका सपोर्ट किया। तो इस तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। अब एक होता है स्ट्रक्चरल डिलेमा। स्ट्रक्चरल डिलेमा क्या होता है, चाइना का इन्फ्लुएंस। अब इस चीज़ को समझो। स्ट्रक्चरल डिलेमा का मतलब होता है कि भाई चाइना ने इन्फ्लुएंस कर रखा है श्रीलंका को, पाकिस्तान को, म्यांमार को। म्यांमार की आर्मी को चाइना सपोर्ट करता है। अब चाइना म्यांमार की आर्मी को सपोर्ट करता है, म्यांमार की आर्मी चाइना को सपोर्ट करती है, उनसे वेपन परचेज करती है। इस तरह चाइना की एक फिलोसॉफी है कि स्ट्रक्चर बना रखा है उसने, इंडिया की चारों तरफ का जो स्ट्रक्चरल डिलेमा होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर रखा है। एंड नॉर्मेटिव डिलेमा, नॉर्मल डिलेमा कौन सी है, चेंजिंग रीजनल डायनेमिक्स। अब धीरे धीरे रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो रही है। अप्रोचिंग द रीजन विद नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल स्टेंस। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि ऐसे रीजन्स को अप्रोच करना, नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल स्टेंस। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया किसी को अप्रोच करता है तो स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हम उस देश के साथ में कोऑपरेशन करें, उस देश की ग्रोथ करवाएं। पर चाइना के लिए कोई रूल्स अप्लीकेबल ही नहीं है। चाइना क्या करता है, उन देश की जमीन छीन लेता है, लीज पे ले लेता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इस तरह जो चाइना के ऊपर कोई भी रूल्स अप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह नॉर्मल डिलेमा भी इंडिया के सामने बहुत सारी है, और इंडिया के सामने लिमिटेड चॉइस है। कैसे कि
मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। अदर कंट्रीज जो है जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके सामने दो देश है, एक तो यूएसए, चाइना और भारत। तो अगर वो यूएसए अभी धीरे धीरे पीछे साउथ एशिया वाले जो भी रीजन्स है वहाँ से बाहर निकल चुका है, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? या तो इंडिया सपोर्ट करे या चाइना सपोर्ट करे। और चाइना के पास एक्चुअल में रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो चाइना भर भर के सपोर्ट करता है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि चाइना के पास जाने के अलावा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। हाउ डज चाइना स्टैंड आउट फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया को वो कैसे मतलब एक दरकिनार कर रहा है चाइना, तो उस चीज़ को समझो। एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या फायदा है? उससे क्या होगा कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, उसके अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फायदा लेते हुए चाइना क्या करेगा? एक ही काम करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जैसे ही मतलब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर नेटवर्किंग डेवलप कर रहा है और उनको भर भर के लोन दिया जा रहा है। उससे क्या होगा? डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू चाइना उनके अंदर की जगह को खरीद लेगा और लीज पर ले लेगा। तो ये अपने आप में इशू है। और चाइना ने पाकिस्तान से भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उस कॉरिडोर के अंदर वो इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है उससे निकलता है। तो इस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना अपना स्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। उसके अलावा आउटरीच टू साउथ एशियन स्टेट्स, चाइना क्या करता है? जिस जगह से यूएस से बाहर निकला है, चाइना उस जगह पर कब्जा कर लेता है। जैसे कब्जा इन द सेंस वहां पर उन लोगों के साथ रिलेशन बनाता है। अब चाइना ने क्या किया? यूएसए ने अभी तालिबान के अंदर से निकल गया था, अफगानिस्तान से निकल गया, उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, तो चाइना ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया। जिस देश को वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करता उसको चाइना सपोर्ट करता है। चाइना की ये फिलोसफी है। रशिया के खिलाफ पूरा वर्ल्ड था, अभी चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया। अल्टीमेटली उसकी फिलोसफी ये है कि जिसके अगेंस्ट वर्ल्ड हो उसके साथ में हमको रहना है। म्यांमार को चाइना सपोर्ट कर रहा है, म्यांमार आर्मी को, क्योंकि वर्ल्ड उसके खिलाफ है। तो इससे चाइना की पॉलिसी साफ दिखती है कि चाइना की पॉलिसी ये है कि साउथ एशियन स्टेट्स में जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखो और जहां से बेनिफिट मिले वो काम कर लो। तो चाइना का इंगेजमेंट विद तालिबान लेड अफगानिस्तान, और उससे क्या होगा? वहां पर जो लिथियम के भंडार है उन सबका कौन यूज करेगा? चाइना यूज करेगा। म्यांमार का चाइना सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है वहां की मिलिट्री को। चाइना की तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या करता है? चाइना पहले तो बॉर्डर पर क्लेशेस करवाता है, जैसे भारत के साथ में है वो बॉर्डर पर डिस्प्यूट करता है, उसके बाद में बोलता है कि हम रिजोल्यूशन लेके आते हैं, हम प्रेम से रहते हैं, ऐसा बोलता है। आपको पता है जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तभी उसने बोला चीनी मतलब भारतीय चीनी भाई भाई, और उसके बाद उसने पीछे से अटैक कर दिया था। तो ये उनकी फिलोसफी है लाइफ की, उनकी फिलोसफी शुरुआत से क्लियर रही है कि भाई पीछे से अटैक करना। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, वैसे भारत भी बहुत मजबूत है। अभी डोकलाम में विवाद हुआ था, सब जगह विवाद हुआ, तो बढ़िया हमने भी चाइना का अच्छे से इलाज किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि चाइना की ये स्ट्रेटेजी है। वाई डज इंडिया फेस दिस डिलेमा? इंडिया ऐसी डिलेमा क्यों फेस करता है? तो उसका कारण है कि यूएस ने जैसे कि वैक्यूम क्रिएट कर देता है। यूएस ने अभी क्या किया है? जैसे अफगानिस्तान से निकल गया है, इस तरह वियतनाम के अंदर भी ताइवान वाले केस में भी वो बोलता है, लेकिन वो उस मामले में सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ दिक्कत क्या आती है? जब यूएस सपोर्ट नहीं करता है तो उसके कारण क्या होता है? यूएस तो निकल गया, उससे जो वैक्यूम खाली हुआ उसका फायदा किसने उठा लिया? चाइना ने उठा लिया। और चाइना वहाँ पर, और जैसे म्यांमार है उसमें यूएस से नहीं बोलेगा तो चाइना बीच में बोलेगा। तो इस तरह एक सुपर पावर बनने के लिए चाइना भी उस होड़ में लगा हुआ है। चलो, नेबर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड चाइनास ग्रोइंग प्रेजेंस। एक चीज़ और समझो, नेबर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है उसको भी पूरा ध्यान में रखना है। चलो, वे अहीड इंडिया के लिए वे अहीड क्या है? तो वे अहीड यही है कि हमको क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो पड़ोस के देश है उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा एक दूसरे दोनों देशों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन पर ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए, और फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, यानी जो हमारे देशों के बीच में फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी होती है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। चलो ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक और है, बिल्कुल सिंपल है, नो मोर हॉट एयर अबाउट एयर पोल्यूशन। ये एक एडिटोरियल आया है, इसके अंदर क्या है? वो पूरा मोदी जी के अगेंस्ट है। ऐसा लगता है कि एंटी बीजेपी एडिटोरियल है, तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कुछ पॉइंट्स वैलिड भी बोले हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में कभी कभी ऑथर्स क्या होते हैं? एंटी बीजेपी होते हैं, एंटी कांग्रेस होते हैं, तो वो अपने परसेप्शन के हिसाब से एडिटोरियल लिख देते हैं वैसा कुछ। तो उसके पॉइंट समझ लो। ऑथर बोल रहा है कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो 2014 में इशू किया था, उसके अंदर 2014 की मैनिफेस्टो में मतलब क्या बोलते हैं उसमें बीजेपी की मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था कि पोल्यूशन कंट्रोल हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और वर्ल्ड को हमको एक बेटर प्लेस बनाना है। हम एक इकोलॉजिकल ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिसर्च वाले इक्विपमेंट, उसके अंदर रिसर्च वाले एरिया के अंदर हमारा फोकस ज़्यादा होगा, इनोवेशन वाले एरिया में, ताकि हम अल्टीमेटली पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, ऐसा बोला। उसके बाद 2019 आ गया मैनिफेस्टो, उसमें भी ये बोला कि हम सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड सिटीज़ है उन पर फोकस करेंगे और पोल्यूशन का लेवल 35% से डिक्रीज करेंगे। अभी 2024 आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई नहीं है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। तो ऐसा उसका बोलना है। अभी उसलिए उसने बोला कि एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अभी 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने चालू किया। तो ये कब चालू हुआ था? एक्चुअल में ये जनवरी 2019 में चालू हुआ, चुनाव था मई 2019 में, ठीक है। तो जनवरी में उन्होंने चालू किया था, लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमारे यूजर्स की डिमांड है कि आप एडिटोरियल में भी एनालिसिस को जोड़ो, इसलिए एडिटोरियल के पॉइंट्स तो हम पढ़ते ही हैं साथ में। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आ गया, तो मैंने कहा साथ के साथ इसको भी पढ़ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया, जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पर ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम।
और ये 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ यानी हमारे इंडिया की 132 सिटीज़ को कवर करने का काम करता है ये प्रोग्राम। तो अभी हम वापस एडिटोरियल पर आ जाते हैं कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है, ऑथर बोलता है कि अगर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च भी किया है, क्लीन एयर प्रोग्राम, तो उस पर क्या उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, उस पर वर्किंग प्रॉपर नहीं हुई है, ऐसा ऑथर बोलता है। ऑथर ये भी कहता है कि हमने G20 के अंदर वर्ल्ड के सामने एक लीडर की भूमिका निभाई है। हम बोलते हैं कि हम वर्ल्ड के लीडर बन चुके हैं, लेकिन वैसा हमने कुछ काम ही नहीं किया है, हमने हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया है, तो हम कैसे लीडर बने, ऐसा ऑथर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हाईवे बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कहाँ पर, निकोबार आइलैंड पर, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। तो इस तरह हम वहाँ की ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो जाएगा, लेकिन जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ की जो मतलब जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा ऑथर बोल रहा है। उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, जिसमें नई पार्लियामेंट बनी, नई लोकसभा, नया संसद भवन, सारी चीज़ें बनी थी। तो क्या उसके कारण क्या हुआ, कितनी मिट्टी उड़ी और कितना पोल्यूशन हुआ। तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का मेन रीजन ये है, हम स्टेबल बर्निंग को बोल देते हैं रीजन, लेकिन एक्चुअल में ये रीजन है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं ऑथर के पॉइंट सही भी है, लेकिन सारी जगह उसके पॉइंट भी सही नहीं है। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्लियामेंट बनी उसको बनाना जरूरी भी था, क्योंकि उसके अंदर अभी पहले हमारे डिलिमिटेशन होने के बाद तो पार्लियामेंट के मेंबर्स बढ़ जाएंगे, और हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में इतना स्पेस ही नहीं है, तो हमको नई पार्लियामेंट तो बनाना मैंडेटरी थी। और वो हमारे जो मतलब पुराने जो इकोलॉजिकल या जो हमारे ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन नई पार्लियामेंट, नई संसद भवन हमारे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ट्विन टावर, अभी एक दिल्ली के अंदर ट्विन टावर को मतलब ध्वस्त किया गया, तो उसके अंदर बहुत सारा मलबा, बहुत सारा पोल्यूशन हुआ। तो ऐसा ऑथर बोल रहा है कि हमने ऐसा किया ही क्यों। तो ऑथर की व्यू सिर्फ कुछ पॉइंट्स के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है, इसलिए ज़्यादा ऐसा कुछ खास काम का नहीं है, बस आपको बताना था इसलिए बता रहा हूँ। कि इसलिए अल्टीमेटली ऑथर कहना चाहता है कि हमें पोल्यूशन के लिए अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन पर फोकस करना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलो ये हो गया, सारी चीज़ें देख ली। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अभी ये वाली सारी चीज़ें हमने देख ली है, इंडिया की ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा को देख लिया है साथ के साथ में। ये अभी क्यों आया था, क्योंकि अभी म्यांमार के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया है कि भाई आप इंडिया के जो ट्रूप्स है उसको मालदीव से बाहर निकाल दो। तो फिर इसलिए उसी बेसिस पर एडिटोरियल आया था। एक हमने विश्वकर्मा स्कीम को पढ़ लिया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। उसके बाद हमने इंडिया आइसलैंड के रिलेशन और इंडिया नॉर्वे के रिलेशन, इंडिया स्विट्जरलैंड के रिलेशन और इंडिया का टेपा एग्रीमेंट और EFTA एग्रीमेंट, इन सारे टॉपिक्स को भी हमने पढ़ा है। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। साथ के साथ ही हमने एक सी गुल्स उसको भी पढ़ लिया है, एंड एक टॉपिक पढ़ा है मरीन कमांडो को पढ़ लिया है, एंड चैरियट्स जो अंडर वाटर चैरियट्स होती है उसको समझ लिया है। इस तरह सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझे हमने। थैंक यू सो मच। मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।